नाम अमजद गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर और ये पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे। तो देखिए इस पेपर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए थे। पेपर काफी लंबे होते हैं और तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं हर पेपर को 3-4 पार्टों में कराती हूँ। ठीक है, तो हमने इसके 60 तक क्वेश्चन पहले और दूसरे पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आज देखेंगे हम 61 से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। अब देखिए, जो एनसीईआरटी में पीछे दिए हुए हैं ना क्वेश्चन, कुछ जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो पीछे कुछ चैप्टर क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो क्यों दिए होते हैं, क्या उनके बारे में कौन सी बात सच है। ए, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, ये कथन एकदम सही है कि जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो टीचर है जब चैप्टर पूरा पढ़ा देगा तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेगा बच्चों से कि जो भी प्रश्न पीछे दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पढ़ाया है, जैसे पृथ्वी का चैप्टर पढ़ाया है ना, तो पूछेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा है ना। बी है प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तो ये सारे प्रकार हैं। ठीक है, सी है ये अधिगम करता। देखो, अधिगम करता किसको बोलते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं। जो अधिगम कर रहा है यानी कि जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसको बोलते हैं अधिगम करता। ठीक है ना। मैं कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की सही विकल्प का चयन करें। तो मतलब एक ये भी सी वाला भी सही हो गया कि जो अधिगम करता है उससे जो पहले पढ़ाई गई अवधारणाएं उनकी उसने किस हिसाब से उसके अंदर समझ विकसित हुई है। ठीक है, समझ किस हिसाब से विकसित हुई है, इस सब की भी जानकारी किससे लगती है, जो अध्याय के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 62, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में ए है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी है, देखो, सामाजिक और राजनीति जीवन की पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटी की बुक है उसकी बात हो रही है। ठीक है, पॉलिटी बुक के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, ए है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि उसमें क्या है, जब पॉलिटी की बुक है, राजनीति शास्त्र की बुक है, राजनीति की बुक है, तो उसमें राजनीतिक मुद्दे और परिभाषा ही होंगी। ठीक है, और कुछ थोड़ी ना होगा। बी है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो जो पॉलिटी की बुक है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सारे तथ्य संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक पूछे जाते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी इन सब के बारे में आते हैं ना। शोषण के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, धार्मिक अधिकार और सबको समानता का अधिकार। ये सारे अधिकार कहां से हमने लिए हैं, एनसीईआरटी ने कहां से लिए हैं, ये सारे जो चीजें हैं ये सब संविधान से ली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही चीजें ली हैं जैसे कि उनकी संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ठीक है, अब सी है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो
जो उदाहरण होंगे वो कहाँ से लिए हैं एनसीईआरटी ने, वो लिए हैं व्यवहारिक जीवन से। ठीक है, जो कहानी दी हुई है ना बीच बीच में, एनसीईआरटी में क्या है, कोई एक चीज मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, उसकी एक मेन हेडिंग दे रखी है, और उसके अंदर क्या है, एक कहानी टाइप का कुछ दे रखा है, तो वो कहानी क्या है, एक उदाहरण है, और उदाहरण किससे संबंधित है, वो लोग या क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना टफ। सी टेट का जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, सी टेट के पेपर में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि कई बार अभ्यर्थी क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है सी टेट के एग्जाम में। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप पूरा भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा है सही विकल्प का चयन कीजिए, अब यहां से क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा, तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, आप सबसे पहले 2-3 सेकंड इस चीज में लगाना, मिनट नहीं बोल रही हूं मैं, सेकंड की बात कर रही हूँ, 2-3 सेकंड इस चीज में लगाना कि आखिर इसने पूछा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? यानी कि आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर को जो स्टेशन है वहां पर लोगों ने किस तरह से ट्रीट किया होगा, ठीक है ना, किस तरह से उनसे बात की होंगी, ये सब। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, मतलब ये जो सारी बात कही गई है, इसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शिक्षक है वो किस बात पर जोर दे रहा है। ठीक है, अब कारण और ये, एक मिनट, हाँ देखो ये ना ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, यही मैं सोच रही थी कि कारण और प्रभाव क्या है, तो ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ देखो ये ए है और ये बी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा, और ये वाला डी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा सी। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, समझ जाइए। अब देखिए कारण और प्रभाव पहला ऑप्शन है, दूसरा है अनुभवों की तुलना करना, पहला है कारण प्रभाव, दूसरा है परिस्थिति के बारे में परिकल्पना परिकल्पना बनाना, और सी है अनुभवों की तुलना करना, और डी है परिस्थितियों में अनुमान लगाना। तो ये क्या, इसका कौन सा आंसर ठीक होगा, वो होगा डी, कि बच्चों पर इस बात का जोर दे रहे हैं शिक्षक कि आप अनुमान लगाइए कि उस कंडीशन में जब अंबेडकर साहब गांव गए होंगे और उनके भाई, तो उनके साथ लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया होगा, है ना। तो जो टीचर है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि बच्चे परिस्थिति के हिसाब से अनुमान लगाएं। ठीक है, जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है वो अम्बेडकर के बारे में उसमें जानकारी दे रखी है ना, तो बच्चों से ये अपेक्षा की जा रही है कि बच्चे उस परिस्थिति को समझें और उसके हिसाब से अनुमान लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम होगी? देखो ये क्वेश्चन कम से कम मैंने सी टेट में ही पांच बार कम से कम ये रिपीट हुआ है। अब मैं कम से कम ये 5वीं बार पढ़ा रही हूँ यही वाला क्वेश्चन, मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, है ना, तो ध्यान देने की जरूरत है उन पर। अब देखिए कि बाजार का परिचय देने के लिए आप कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि का उत्तम प्रयोग करेंगे? ए विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, बी मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना, सी पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, डी एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए
आमंत्रित करना। देखो अगर एक दुकानदार को आमंत्रित करेंगे तो वो उसी दुकान के बारे में बात करेगा जिस चीज को वो बेच रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी नहीं, वो बस उसी चीज को या उसी मार्केट को के बारे में बता पाएगा। दूसरा है, देखो पाठ्य पुस्तक का तो कोई मतलब ही नहीं है, पाठ्यन पर चर्चा करना ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 20, बिल्कुल सही, कि मैप में उन बच्चों को दिखाओ, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करो। और जब बच्चों ने वो बाजार कभी ना कभी देखे होंगे तो उनको क्या है, वो अच्छे से समझ लेंगे, है ना, क्योंकि उनको बताएंगे कि देखो जैसे तुम्हारी सब्जी मंडी है, इस तरह के बाजार होते हैं, देखो जैसे जहां पर कपड़े वगैरह मिलते हैं वो उस तरह के बाजार होते हैं, इस तरह की मॉल होती है, तो उनके पास में जो मार्केट होगी उसको लेके अगर पढ़ाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप गांव देहात में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को मॉल के बारे में बता रहे हैं तो शायद बच्चे ठीक से ना समझ पाए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या पता कभी देखा ही ना हो मॉल, तो मॉल के बारे में उन्हें जानकारी ना हो। अगर आप बाजार पढ़ा रहे हो तो आप उनको स्थानीय बाजार के बारे में बताइए जो बाजार उन्होंने देखा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, ठीक है, भीतर मतलब अंदर आत्मा, अंदर अंतर आत्मा की बात हो रही है। दूषित काया भीतर से, काया जो है वो भीतर से दूषित है, इसमें कोई भ्रम न रखना, हमारी चोखा का है यह कहना। पापा का है? नीचे खेलो, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है, लो अभी आ रही हूँ मैं 10 मिनट में, नीचे जाओ। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब देखते हैं आगे क्या बोला है इन्होंने। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे। ए, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, मतलब ये कविता दे रखी है और इसके बारे में पूछेंगे, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना है, एक शिक्षक को विश्लेषण करना है बच्चों से, यानी कि स्टूडेंटों से विश्लेषण करना है कि वो इसके बारे में किस तरह से चर्चा करेगा टीचर, ठीक है ना। टीचर को चर्चा करनी है इन लाइनों के ऊपर, जो लाइन हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए, मानवीय शुद्धता हमारे जीवन और विश्वास से निर्धारित होती है। बी, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। सी, मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। डी, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो इन लाइनों का मतलब है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। किससे होती है? जन्म से निर्धारित होती है, क्योंकि जो दूषण है वो क्या है, हमारे भीतर है, मतलब भगवान के ऊपर ये कुछ लाइन दी हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। देखो उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, यानी कि 6 to 8 वाले बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, किस चीज को केंद्रित करता है। ए, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, यानी कि देखो ये तो 6th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, 6th क्लास का शायद पहला ही चैप्टर है ज्योग्राफी का, है ना। तो ये भी है, मतलब एक तरह से ये आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो दे रखे हैं सारी चीजें, ये आपके 6 to 8 से है या नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा इसके पूछने का मतलब ये है। अब आपने अगर इन चैप्टरों को पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा कि हाँ ये 6 to 8 वाले चैप्टर हैं। अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसमें ये इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है 1-2 ऑप्शन 5th क्लास के हों या 4th क्लास के हों या फिर 9th के हों या 10th के हों, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर हैं ये कौन सी क्लास के हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं बी, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। देखो ये जो दे रखा है ये राजनीति शास्त्र से आया है क्वेश्चन, ठीक है। और सी है भारत के अतीत। अब आपको पता ही है कि जो
जितनी भी 6 की, 7th की और 8 की, तीनों की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री, उसमें हमारे अतीत वाली बुक चलती है। ठीक है, हमारे अतीत 1 भाग वो है 6 में, हमारे अतीत भाग 2 7th में और हमारे अतीत भाग 3 8th में। तो ये तीनों किससे रिलेटेड हो गए? ये हो गए 6 to 8 से रिलेटेड हो गए। तो कौन से विकल्प सही हो गए? ये तीनों ही विकल्प सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर बहुत गहराई समझो इसकी तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अगर किसी को चैप्टर्स के नाम याद नहीं होंगे तो वो इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर सकता, है ना। अब देखिए 67, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शाता है? किस किस चीज का उदाहरण पेश कर रहा है? देखो जब आपने बीएड की थी तो जब आपने टीचिंग प्रैक्टिस की होगी तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने करे ही होंगे, है ना। हमने भी करे थे जिस टाइम पे बीएड करी थी उस टाइम पे। तो क्योंकि जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है तो उसमें क्या है, शिक्षण कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग प्रैक्टिस में, है ना। तो उसमें ये ज्यादातर सभी करते हैं कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत, यानी कि एक टॉर्च ले लेंगे या एक कैंडल ले लेंगे और ग्लोब नहीं मिलेगी तो क्या है, एक बॉल ले लेंगे तो उससे समझाएंगे। अब देखिए उसके लिए हम कौन सी अवधारणा समझा रहे हैं? ग्लोब लेके और प्रकाश का स्रोत, यानी कि या तो हमने टॉर्च ले रखी है या हमने कैंडल ले रखी है। ए परिक्रमण, बी दिन रात, सी मौसमी परिवर्तन और डी है वर्षा का वितरण। तो देखो वर्षा के वितरण से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हम क्या पढ़ाएंगे? परिक्रमण पढ़ाएंगे कि जब मतलब इस तरह से प्रकाश सूर्य है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ग्लोब इस तरह से घूम रही है, ठीक है। तो जब पूरा एक सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो उसको बोलेंगे परिक्रमण। और दिन रात कैसे होते हैं? दिन रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति से, यानी कि जो पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक तो सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है और एक अपने ही अक्ष पर घूम रही है, ठीक है ना। तो दो तरह से वो घूमती है पृथ्वी। तो परिक्रमण हो गया सूर्य के चारों चक्कर लगाना, और जो बी ऑप्शन है दिन रात का मतलब हो गया घूर्णन, और घूर्णन का मतलब हो गया कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। और सी है मौसमी परिवर्तन। और देखो मौसमी परिवर्तन भी घूर्णन की गति की वजह से होते हैं, लेकिन ये जो वर्षा का वितरण है इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं हम? लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ठीक है। यानी कि उद्योग धंधों की बात हो रही है और संसाधनों की बात हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो लोहा तो एक संसाधन है, आपको पता ही है, ठीक है। जो संसाधन वाला चैप्टर था 8th क्लास की ज्योग्राफी में था, है ना। तो उसमें हमने ये देखा था, लोहे के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा था उसमें। और फैक्ट्री मालिक के बारे में चर्चा करनी है। करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत संबंध स्थापित करेंगे? अब देखिए भूगोल की कौन सी बुक के साथ आप इसके अंत संबंध स्थापित करेंगे, मतलब किससे आप रिलेट करेंगे इसको, किससे आप इसको जोड़ के पढ़ाएंगे। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम पहले। ऑप्शन है ए खनिज और संसाधन, ऑप्शन बी उद्योग, सी ऊर्जा और संसाधन, डी है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर से इसको रिलेट नहीं करेंगे, बस किससे करेंगे? खनिज, क्योंकि खनिज है लोहा, मैंने पहले ही बता दिया आपको लोहा क्या है, एक खनिज है। और फैक्ट्री मालिक का मतलब है कि जिस फैक्ट्री का वो मालिक है, मतलब उद्योग में है। और ऊर्जा संसाधन का हम बात इसलिए करेंगे कि जहां उद्योग आएगा वहां ऊर्जा संसाधन आएगा ही आएगा, ठीक है। बिना ऊर्जा संसाधन के तो उद्योग नहीं चलेगा, है ना। तो हम किसके साथ रिलेट करेंगे इसको? इन तीनों के साथ, ठीक है, इन तीनों के साथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 69। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि है।
यानी कि किस विधि से हम वनों के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है कि एक शहर का स्कूल है या गांव का स्कूल है। ठीक है, गांव के बच्चों को भी वनों के प्रकार नहीं पता होते हैं, शहर के बच्चों को भी नहीं होते, पर बस ये एक क्या है, भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा इन्होंने बोल दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं वनों के प्रकार के विषय में कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी। ए, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, यानी कि डॉक्यूमेंट दिखाना वनों से संबंधित। बी है, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। सी है, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। विद्यालय के समीप की बात कर रहे हैं, मतलब विद्यालय के पास जो भी ऐसी जगह है जिसपे क्षेत्र भ्रमण है, यानी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जा के वहां पर बता सकें। और डी है, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भ्रमण वाला। ठीक है, और अगर ऑप्शन में ये है भ्रमण दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में भ्रमण विधि दे रखी है, तो 99% ये ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये 99% है कि 1% ही हो सकता है कि ये ना हो, नहीं तो 99% इसका ऑप्शन यही हो, मतलब आंसर इसका यही होता है, भ्रमण विधि। क्योंकि भ्रमण विधि सबसे अच्छी होती है जब आप बच्चे को वहीं लेके जा रहे हैं जिस बारे में आपको पढ़ाना है, वहीं जाके आपने उसको खड़ा कर दिया, तो बच्चा उससे अच्छा कहाँ समझेगा। आप उसको बता रहे हो कि वृक्ष, इस तरह के वृक्ष होते हैं, तो वो देख रहा है सामने कि हाँ ऐसे होते हैं। अब वो छू भी सकता है, उसको देख भी सकता है, वहां आसपास की चीजों को सुन भी सकता है, तो उसकी सारी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, तो मतलब जो ज्ञान वहां से वो ले रहा है वो हमेशा उसको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भूकंप पर चर्चा के दौरान, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप बने रहना वीडियो में। देखो इंपॉर्टेंट है पेपर, जब तक आप सेट नहीं लाएंगे, जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी और वहां पर जाकर क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम आप इतना लंबा मत खींचा करो, बस क्वेश्चन बताओ और आंसर बताओ और छुट्टी कर दो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चलता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, तो मुझे जैसा अच्छा लग रहा है मैं उस तरह से ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत लग रही है मेरे पढ़ाने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप ये सोचिए कि मैं आपको आपके सामने बैठ के ही प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। आपको जो भी आपको बोलना है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं ध्यान से पढ़ती हूँ सभी कमेंटों को और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ आपके बेनिफिट की है कि मैंने 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी करा रखी है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, फिर उसके मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने ज्योग्राफी कराई है, इसी तरह से मैं हिस्ट्री करा रही हूँ अभी। तो आप उन प्ले लिस्ट को जाकर देखें, आपके बहुत काम की है। अभी 1.5 महीना है, आप अच्छे से उनको अगर कर लेंगे तो आपका सीटेट फ्री में ही हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी जो कोर्स लेते हैं ना, पैसों में आप कोर्स लेते हैं ऑनलाइन, उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। और वैसे ही मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसके दोनों पार्टों का भी लिंक डाल दूंगी। ठीक है, उसको भी आप जाकर देख लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किसके बारे में चर्चा हो रही है? भूकंप के बारे में। ठीक है, अब भूकंप पर चर्चा करने के दौरान व्यवहारिक कौशल यानी कि बच्चे को व्यवहारिक चीजों से जोड़ना है। अधिगमकर्ता में विकसित करने के लिए शिक्षक हेतु किस चीज पर बल देना चाहिए? ए, हालिया भूकंप घटनाओं पर चर्चा करना। हालिया मतलब जो करंट में चीजें हुई हैं। अभी पिछला भूकंप जब आया था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ पे भूकंप आया, वहां पे भूकंप आया, तो हम बताएंगे कि देखो समाचारों में आपने ऐसा सुना था, न्यूज में इस तरह की खबरें आ रही थी, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बी,
भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, सी भूकंप के प्रकार, डी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा? तो इसमें से बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम केवल और केवल व्यवहारिक कौशल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहारिक कौशल की। और व्यवहारिक कौशल को हम कैसे बताएंगे? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। हम उनको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जब भूकंप आ रहा है। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन बच्चे भी बताएंगे, एक दो ऑप्शन हम भी बताएंगे। नेक्स्ट है 71, तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तावा बांध की बात हो रही है। ठीक है, और देखो जो तावा बांध है ये मध्य प्रदेश में है, और देखो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तावा। तावा किसकी है? नर्मदा नदी। और आपको सबको पता है जो नर्मदा नदी है वो कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये कई बार इन चीजों को भी पूछ लिया जाता है कि जो तावा बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये तावा नदी पर ही बना हुआ है। अब देखिए ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ये चीज भी ध्यान रखना। अब ऑप्शन देखते हैं। ए उद्यान कृषि का अधिकार, बी व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, सी खेती करने का अधिकार, डी है मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एकदम सही, कि मछली पकड़ने का अधिकार। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि जो बांध है उसमें से वो मछली पकड़ के और उनको बेच सकें ताकि उनकी जीविका अच्छे से चल सके। नेक्स्ट देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता का ए है यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। ये बात बिल्कुल सही है और यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक बार हम पढ़ लेंगे सारे ऑप्शन फिर भी, कि विशिष्टता को स्वीकारता है कि सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन उस चीज को क्या है वो स्वीकार रहा है। जैसे हमारे भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, मतलब विविधता का मतलब है कि बहुत सारे धर्म हैं और सारे धर्म एक दूसरे के धर्म को स्वीकार रहे हैं। अब जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं स्वीकारती हूँ कि हमारे देश में मुस्लिम भी रह रहे हैं, वो आराम से रह सकते हैं, वो हमारे भाई बहन की तरह है। ठीक है, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, तो ये हमने एक दूसरे को स्वीकार रखा है। ठीक है, एक दूसरे लोगों की जो विशेषता है हमने उसको स्वीकार रखा है, तभी तो हम साथ साथ रह रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम आपस में लड़ के ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान भी करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को कि मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, और उसी तरह से अगर कोई मस्जिद भी होती है तो उसके भी आगे मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि वो मस्जिद के आगे भी सर को झुकाते हैं, कि चाहे किसी भी रूप में है लेकिन जो ईश्वर है वो तो एक ही है, मतलब सबका मालिक एक है। ये तो बिल्कुल बात सही है। अब वो हमने अपने हिसाब से बांट रखा है कि हिंदुओं ने अपनी देवी देवताओं के हिसाब से बांट रखा है, मुस्लिमों ने अपने अल्लाह के रूप में कर रखा है, और जो बौद्ध है उन्होंने अपना कुछ मान रखा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को मान रखा है। तो उस तरह से हमने अलग अलग बांट लिया है, लेकिन है तो भगवान एक ही, ईश्वर की शक्ति एक ही है। ठीक है, ये हमारे बनाए हुए नियम है। ये जितने भी नियम हैं, धर्म हैं, ये सब हमने बनाए हैं खुद ही, ये भगवान ने नहीं बनाए। ठीक है, तो ये हम सबने बनाए। तो विविधता किस चीज को स्वीकारता है? विशिष्टता को स्वीकारता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही स्वीकारता है। तो बी देखते हैं इसका, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। देखो असमानता को स्वीकारेगा तो विविधता की स्वीकारता नहीं होगी वो। ठीक है, यानी कि वो सबको अलग अलग मान रहा है। ठीक है, सी है यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है भेदभाव को। डी है यह लोगों के बीच एकता रूप बढ़ाता है। देखो अगर सब एक हो जाएंगे तो विविधता नहीं रह पाएगी, है ना। जो विविधता होती है वो सबको वैसे ही स्वीकारती है जैसे वो है, यानी कि हर व्यक्ति एक विशिष्ट है और उसको उस तरह से ही स्वीकारा गया है। अब देखिए 73,
भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, देखो लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। ए, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, देखो बिल्कुल सही। अब बी है, भारत में पहला आम, ये आम आएगा, ठीक है, आम चुनाव, आप लिख दिया है गलती से, आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो ये बात भी एकदम सही है कि जो चुनाव है, आम चुनाव है, वो 1950 में हुआ था। सी, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। देखो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो स्वतंत्रता से पहले कोई भी मतदान का अधिकार नहीं था, ठीक है, कोई भी मतदान नहीं कर सकता था। ये मतदान का अधिकार कब मिला है? स्वतंत्रता के बाद मिला है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और स्वतंत्रता से पहले ही ये बात जो संविधान के निर्माताएं हैं या जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि अगर भारत देश आजाद होगा, जब स्वतंत्र होगा, तो भारत में सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, स्त्रियों को भी होगा, पुरुषों को भी होगा। जबकि बहुत सारे देशों में उस टाइम पे, जिस टाइम पे भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है, 1947 में बहुत सारे देशों में जो महिलाएं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने पहले से ही ये बात निर्धारित कर रखी थी कि अगर देश आजाद होगा तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में वोट डालने का शायद अधिकार अब धीरे धीरे मिलने लगा है, पहले नहीं था। अफगानिस्तान में तो नहीं है, बहुत सारी जगह मतलब है नहीं, और फ्रांस वगैरह में भी बहुत बाद में मिला था महिलाओं को। महिलाओं ने अलग से इस चीज के लिए आंदोलन चलाए थे। अमेरिका में भी आंदोलन चलाया गया था महिलाओं के द्वारा, उनको आंदोलन के द्वारा ये अधिकार मिला है कि वो वहां पे वोट डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देंगे। उसके बाद भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी अच्छी सुविधा मिलने के बाद, बिना आंदोलन के आपको ये सुविधा मिली है कि आप अपना मत रख सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद भी जो महिलाएं, वो बहुत कम मात्रा में वोट डालने जाती हैं घर से बाहर। वो पसंद करती हैं कि हम वोट वाले दिन आराम से घर में और दिन की तरह काम करें या आराम करें या टीवी सीरियल देखें। जबकि जिसको भी वोट डालने का अधिकार है, वो जाओ और अपना मत दीजिए। आप अपनी मर्जी की सरकार चुनिए, ये अधिकार बहुत मुश्किल से मिला है, ठीक है, बहुत लोगों ने खून बहाया है इस अधिकार के लिए, और आप इस अधिकार को ऐसे ही जाने देते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है? और ये इसका आंसर सबको पता है, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है ना। जो ग्राम पंचायत के प्रधान के चुनाव होते हैं, वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 75, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? ए, देखो पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है, यानी कि जो पुलिस थाने का प्रभारी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। ए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बी, होम इंस्पेक्टर, सी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके CTET की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।